नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूं वो है राजस्थान की एनसीईआरटी जो बुक चलती है कक्षा 8 के लिए भूगोल, जिसका नाम होता है संसाधन एवं विकास। इसका मेगा वीडियो मैं लेके आया हूं आपके लिए। इसके अंदर पूरी कंप्लीट जो बुक है वो पूरी मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रतियोगिता एग्जाम की, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। पहला आपके जो टॉपिक है वो है संसाधन। संसाधन क्या होता है? तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाता है। संसाधन किसे कहेंगे? वह वस्तुएं जिनका उपयोग है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, उसे क्या कहेंगे? संसाधन कहते हैं। संसाधन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं कि वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, मतलब प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो संसाधन हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। अब संसाधन कौन से होंगे? जो वो सारी वस्तुएं होगी जिसका उपयोग है हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वो संसाधन है। तो वो जिनसे हम प्रकृति से प्राप्त करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उनका है बिना उपयोग में लाए, जैसे है ना, अधिक संशोधन नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अपन सब्जी कहें तो सब्जी है प्रकृति से प्राप्त होती है, उसके अंदर कोई संशोधन नहीं करते, तो वो अपने लिए क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। प्राकृतिक संसाधन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं तो वो बात कर लेते हैं अपन। चलो ओके। जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब वो प्राकृतिक संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा है इसका अपन पुनः उपयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा है, जल, मृदा और वन ना, ये नए समाप्त होने वाले हैं। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होंगे? जिनके भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में वर्ष लग जाते हैं। मतलब ये नवीकृत होते ही नहीं है, और यदि होते हैं तो एक व्यक्ति है इसका पुनः उपयोग नहीं कर सकता है एक बार यूज करने के बाद। जैसे कोयला है पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कोयले को अपन जलाएंगे तो सीधी क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी, तो इनका पुनः प्रयोग नहीं होगा। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का सीधा धुआं होगा, और प्राकृतिक गैस है, जैसे ये कोयला है तो वनस्पति से बनेगा, पेट्रोलियम है ये भी किनसे बनता है? जीवाश्म है, इनसे बनता है, और प्राकृतिक गैस है ये भी जीवाश्म से बनती है। अब बात करते हैं दूसरा जो प्राकृतिक संसाधन है, जो संसाधन का प्रकार है वो है मानव निर्मित प्राकृतिक संसाधन, निर्मित संसाधन। प्राकृतिक पदार्थों अर्थात संसाधनों को मानव द्वारा मूल परिवर्तित करके संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपन मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे पुल है, मान लो कि क्या अपन ने है, सीमेंट है, सीमेंट से अपन ने क्या बना दिया है? पुल बना दिया है। तो पुल जो है ना वो क्या हो जाएगा? आपका मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। सड़क है, कंक्रीट है ना, अपन ने क्या प्राप्त किया है? प्रकृति से पत्थर प्राप्त किए हैं, और पत्थरों से अपन ने क्या बना दिया है? सड़क बना दी है। मशीनें हैं, प्रकृति से लोहा प्राप्त करके। वाहन है, प्रौद्योगिकी है, ये सारे है क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। उसके आगे बात करें तो आपका तीसरे नंबर का है मानव खुद है, वो क्या है? एक संसाधन है। ध्यान रखना, अपन खुद क्या है? एक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन अलग है, प्राकृतिक संसाधन अलग है, और मानव संसाधन अलग है। तो लोगों की संख्या और योग्यता, अर्थात मानसिक जो योग्यता और शारीरिक योग्यता है, ये भी एक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। संसाधन है, इनका संरक्षण कैसे किया जाता है? संसाधन संरक्षण क्या है? तो संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। फिर है आपका सतत पोषणीय विकास आता है।
संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? आपके सतत पोषणीय विकास है। सतत पोषणीय विकास को होगा कि संसाधनों का अपन उपयोग तो कर रहे हैं, परंतु उपयोग है अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, परंतु ये भी अपन ध्यान में रख रहे हैं कि भविष्य में है अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी ये बचा कर रखें। तो इनका जो संरक्षण है ये क्या कहलाएगा? संतुलित है, अपन उपयोग कर रहे हैं, ये सतत पोषणीय विकास है। इसके बाद में बात करते हैं अपन, तो आता है मृदा। यह आपका एक अगला लेसन है, ठीक है ना। मृदा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन। विश्व की 90% जो जनसंख्या है वो भूमि क्षेत्र के और 80% जो भाग है पर ही रहती है, 30% भाग पर रहती है। देखो, मान लो कि ये पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी का भाग है अपने रहने के लिए कितना है? केवल और केवल 30% है, और बाकी ये जल है और ये पर आपका क्या है? थल है। अब जनसंख्या का 90% जो भाग है ना वो इतने भाग पर रह रहा है, ये ध्यान रखना। 90% है, भाग 30% पे रह रहा है, इतना है, इतने के भी पूरी जमीन है, तो इस पर ये 30% में ये रह रहा है। बाकी में क्या हो सकता है? तो बाकी में देखो, पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर अर्थात भूमि है, वहां पर क्या हो सकते हैं? पहाड़ है या फिर क्या है? जंगल है। इस वजह से नहीं रह पाता है। मृदा किसे कहते हैं? मतलब मिट्टी किसे कहते हैं? मृदा के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत है, वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। फिर आपका आता है भूस्खलन। शेल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी का वृत्त संचलन क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन होते क्यों? भूस्खलन क्या होता है? जैसे कि ये ऊपर की जमीन है, मान लो ये पर्वत वगैरह है, ये जो जमीन है ये लुढ़क कर यहाँ से ये जो टूट कर ये है नीचे आ जाएगी, उसे क्या कहते हैं? भूस्खलन कहेंगे। भूस्खलन समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ऊपर का जो भी मलबा होता है वो मलबा टूट कर किसी वजह से, इसकी वजह क्या हो सकती है? जैसे कि ये भूकंप है, भूकंप आएगा तो ऊपर की जमीन है टूटेगी और फिर क्या आ जाएगी? नीचे आएगी भूस्खलन। तो आपने ये पहाड़ी इलाके जो भी है उनमें देखे होंगे, जैसे अभी अमरनाथ यात्रा हो रही थी, ठीक है ना। अमरनाथ जो यात्रा है ना, इसके अंदर अभी है यात्री, काफी 8 यात्री है, वो इस भूस्खलन में दफन हो गए थे। तो जो भूकंप है, बाढ़ है, ज्वालामुखी है, या लंबे समय तक भारी वर्षा होती है तो बारिश ज्यादा होगी तो भी भूस्खलन हो सकता है। आगे बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका क्या है? तो मृदा का निर्माण इस तरह ना, इसको अपन देख लेते हैं। ये ऊपर आपको ये दिख रहा है जैसे कि अपन रह रहे हैं, यहाँ पर ये वनस्पति है। इसका जो ऊपरी भाग है यह है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? उपजाऊ मिट्टी कह सकते हैं अपन। ह्यूमस क्या हो जाएगा आपका? उपजाऊ मिट्टी। और वनस्पति के साथ ऊपरी जो मृदा होती है वो ह्यूमस है, मतलब ये है। और इसके नीचे जो है ना, मतलब छोटी परत होती है। ह्यूमस बिल्कुल छोटी परत है, उपजाऊ तो बिल्कुल छोटी परत होती है। उसके नीचे बालू, गाद, क्ले के साथ में जो उपजाऊ मृदा है, ये उपजाऊ मृदा का परत होता है। इसकी नीचे की जो लेयर होती है वह अपक्षेत्र चट्टानी मृदा है, और इसके नीचे जो है यह है जनक मृदा। ये ऐसा सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है मृदा परिच्छेदक को समझाइए, तो आप इस प्रकार से समझा सकते हैं। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा जो निर्माण होती है वो कैसे होती है, इसके अंदर कौन कौन से गुण है अपना योगदान देते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ओके, जैसे जनकशैल है, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज यात्रा, मात्रा, पारंपरिकता को निर्धारित करती है। जैसे जनकशैल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा की ये जो पारगम्यता है उसको निर्धारित करती है। जलवायु
तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये जो है ना, जलवायु है, तापमान है, वर्षा है या अपक्षय है, ये ह्यूमस जो है मतलब उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी जो लेयर है, इनके निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करते हैं। जो समय है ना, जो मृदा है कि इसकी मोटाई कितनी होगी, वो समय पर निर्भर करती है। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव है ह्यूमस की दर को प्रभावित करते हैं। 1 मिनट में पेन ऐड कर लेता हूँ। ओके। और उच्छावस, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। तो ये मृदा परिच्छेदिका और मृदा को प्रभावित करने वाले जो वो अपन ने देखा है इसमें। फिर मृदा संरक्षण की विधियां हैं, मिट्टी है, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से अपन देख लेते हैं। जैसे मृदा है, इसका संरक्षण की विधि है, जिसे मल्च बनाना क्या होता है, पौधों के बीच की अनावृत भूमि को जैव पदार्थों से ढकना, जिससे मृदा की आर्द्रता बनी रहती है। जैसे ये पौधे हैं, ठीक है, ये जो पौधे हैं बीच बीच में, ये मैं मान लो ये पौधे हैं, तो इनके जो बीच की भूमि है, इसको क्या है, किसी से अनावृत भूमि को जैव पदार्थों से, मान लो कि यहाँ घास फूस है, छोटी छोटी है, वो बेल लगा देते हैं, और बेल से है भूमि है वो ढक जाएगी और सूखेगी नहीं, और मृदा है वो अपर्दन नहीं होगी। तो ये है क्या कहलाएगी, मल्च बनाना कहलाती है। फिर है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म क्या होगी, तीव्र ढाल वाली भूमि पर सीढ़ीदार खेत का निर्माण करना। मतलब भूमि है तीव्र ढाल वाली है, इस पर है सीढ़ीदार खेत अपन निर्माण करेंगे, जिसे ऐसे खेत है वो निर्माण कर देना। इनसे क्या है, पानी का जो वेग है वो कम पड़ेगा और मृदा है वो मिट्टी है वो नीचे नहीं आएगी। फिर है समोच्च रेखीय जुताई। पहाड़ी ढाल पर ढाल की तिरछी समांतर, ये क्या है, ये ढाल है तो ढाल के ऐसी जुताई कर लेना, इस प्रकार से जुताई करना, तो ये क्या कहलाएगी, समोच्च रेखीय जुताई कहलाएगी। और फिर है रक्षक मेखला। तटीय तथा शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए एक कतार में वृक्षों को लगाना। ये रक्षक मेखला तो क्या हो जाएगी, ऐसे है एक कतार में वृक्ष लगा दिए, फिर ऐसे और वृक्ष लगा दिए, तो यह हवा जो आएगी इनका वेग कम हो जाएगा और मिट्टी है वो हवा के साथ में जाएगी नहीं। फिर है चट्टान बांध। चट्टान जल प्रवाह को कम करने हेतु ये इनका निर्माण किया जाता है। बीज की फसल उगाना, ये क्या है, क्रॉप रोटेशन होगा। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न परतें फसलें है एकांतर कतारों के अंदर लगाना। आगे देखते क्या है, फिर है जल है। जल क्या होता है, एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल पदार्थ व्यर्थ पाता है। तो भैया टपकता हुआ नल है, बिल्कुल ठीक कर ले। पारितंत्र, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। देखो सभी है एक दूसरे पर निर्भर है। मैं मान लेता हूं यहाँ पर ये घास है और घास को खाता है चूहा। चूहा को कौन खा रहा है, बिल्ली खा रहा है। मतलब ये सभी एक दूसरे पर निर्भर है और ये क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। फिर राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। भविष्य के लिए प्रकृति के अपना रूप बनाए रखे, इसके लिए है एक प्राकृतिक क्षेत्र को है क्या कर लेते हैं अपन, नामित कर लेते हैं, रक्षित करते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। वो क्या कहलाएगा, आपके राष्ट्रीय उद्यान कहलाएगा। तो ये खनिज और शक्ति संसाधन में क्या है, खनिज कहते किसे, पहले वो देख लेते हैं कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो। देखो प्रकृति से तो प्राप्त किया जा रहा है, परंतु क्या होना चाहिए, आपका निश्चित रासायनिक संगठन होना जरूरी है। खनिज है मित्रों, दो प्रकार के होते हैं, एक तो धात्विक खनिज होता है और एक अधात्विक खनिज होता है। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो लोहे धात्विक खनिज और दूसरा है वो अलोहे धात्विक खनिज है। आगे बढ़े तो बात करते हैं अपन खनन की। तो खनन किसे कहते हैं, देखो खनिज अलग चीज है, खनन अलग चीज है। तो पृथ्वी की सतह पर
पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। मान लो कि ये आपकी जमीन है, ठीक है, ये भूमि है मान लेते हैं, और यह इनकी सतह है ऊपर वाली, ठीक है। पहला पार्ट नहीं देखा तो वो देख लिया आप, मृदा से संबंधित है वो उसके अंदर समझाया गया है। और इसके अंदर यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या पड़ा है? सोना पड़ा है, ठीक है ना, इस प्रकार से सोना पड़ा है। यहाँ ये जो सोना है ये तो क्या है? आपका खनिज है। क्या है? खनिज है। इस सोने को बाहर अपन निकालेंगे, है ना। बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी ना उसे क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। बाहर निकालने की प्रक्रिया, जमीन के अंदर का जो खनिज है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। फिर है विवर्त खनिज खनन। विवर्त खनन क्या होगा कि खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। ऐसे खनिज जिसकी गहराई मतलब जो कम गहराई में होते हैं और उसका जो पृष्ठीय स्तर है, मान लो ये यहाँ तक ही था, कम गहराई में है, और इसका जो ऊपर वाला पृष्ठीय जो स्तर है इसको हटाकर खनिज अपन निकालते हैं, वो क्या कहलाता है? विवर्त खनन कहलाता है। मतलब ये प्रक्रिया है विवर्त खनन कहलाती है। अगली जो आपको दिख रहा है कूपक खनन। कूपक क्या होता है? तो गहन वेदन हेतु खोदे गए कुएं जो होते हैं ना उसे क्या कहते हैं? कूपक कहते हैं। फिर बात कर लेते हैं आगे अपन, एक मिनट, ओके। फिर बात करते हैं अपन कूप की खनन। कूपक देखो, गहन वेदन खोदे गए कुएं जो होते हैं वो कूपक कहलाते हैं। जबकि कूप की खनन क्या है? तो जो ये जो कूपक है ना इसकी यदि गहराई अधिक हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? आपके कूपक खनन कहलाएगा। कूप की प्रवेदन, ये कूप की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, इसको मान लो आप। फिर है प्रवेदन। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को धरातल के बहुत नीचे से बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की जाने वाली खुदाई। गहन कुएं ये जो है इनकी गहराई अधिक है, परंतु इनसे भी अधिक गहराई से जो है अपन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकालते हैं वो क्या कहलाता है? प्रवेदन कहलाता है। फिर है आपका आखनन। आखनन क्या होगा कि सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। बहुत ही नजदीक है, अधिक खुदाई नहीं करनी पड़ती है। तो इस प्रकार के जो खनिज होते हैं उसको निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? आखनन कहते हैं। फिर आपके बुक के अंदर क्या दे रखा है खनिज से संबंधित? एशिया विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। ये ध्यान रखना, विश्व का आधे से अधिक जो टिन है किस महाद्वीप के द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो आपका आंसर है एशिया होना चाहिए। एशिया के अंदर चीन है, उसमें सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। अग्रणी बोले तो प्रथम स्थान पर है। यूरोप है, विश्व में लोहे उत्पादन में अग्रणी है। लोहे सर्वाधिक किस महाद्वीप से निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है? तो यह आपका यूरोप रहेगा। आगे आपका रहता उत्तरी अमेरिका। 3 खनिज निक्षेप क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका के अंदर। 3 खनिज निक्षेप है। 3 कौन कौन से हैं? एक तो है आपका ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन सिल्ट प्रदेश। क्या नाम है उसका? कनाडियन सिल्ट प्रदेश है। ये जो कनाडियन सिल्ट प्रदेश है इनसे लोहे, एसक, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा निकाला जाता है। फिर है आपका अपलेशियन प्रदेश। ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। यहाँ से कोयले का खनन किया जाता है। फिर है आपका पश्चिमी पर्वत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मतलब पश्चिमी कार्डिलेरा कहलाता है। ये है, यहाँ से आपको प्राप्त किया जाता है तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी के निक्षेप है। ठीक है, निक्षेप बोले तो खाने हैं यहाँ पर। फिर बात करते हैं आपके दक्षिणी अमेरिका की। ये तो दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ से ब्राजील,
विश्व में उच्च कोटि के लोहे एसिड का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन है? ब्राजील है। चिली व पेरू तांबे के अग्रणी हैं। ये दक्षिण अमेरिका में है, चिली और पेरू है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चिली और पेरू जो है तांबे के अग्रणी उत्पादक देश है। फिर आपके आता है ब्राजील। तो ब्राजील व बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादक देश माने जाते हैं। आगे देखें तो अफ्रीका है। अफ्रीका से हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। खनिज संसाधनों में ये धनी है। कौन? अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली, ये दो खाने हैं, कालगुरली और कूलगार्डी। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, ये ध्यान रखना और इसको स्टार लगा लें आप। कालगुरली और कूलगार्डी जो खाने हैं वो कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। और किन की खाने हैं? तो यह है सोने की खाने हैं। ठीक है, आगे बात करें खनिज अनवीकरणीय संसाधन। खनिज है वो क्या है? आपका अनवीकरणीय संसाधन है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयले से जो प्राप्त विद्युत होती है उसे क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा। पेट्रोलियम और इससे बनने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। एक मिनट थोड़ा चेंज कर देते हैं। ओके, देखो काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम या इससे बने जो उत्पाद होते हैं उसे काला सोना के नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर। पेट्रोलियम सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर से प्राप्त किया जाता है। फिर है भारत में उत्पादक क्षेत्र, इनके कौन कौन से हैं? डिगबोई जो कि असम में है, बॉम्बे हाई जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, कृष्णा व कावेरी नदियों का जो डेल्टा है वहां से है पेट्रोलियम भारत में प्राप्त किया जाता है। कैसे देख लें? डिगबोई, बॉम्बे हाई और कृष्णा व गोदावरी जो नदी हैं यहाँ से प्राप्त किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं अपन प्राकृतिक गैस की। तो भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के उस अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस है वो प्राप्त की जाती है। इनके उत्पादक देश रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड है। फिर स्विट्जरलैंड जो है विश्व का ऐसा देश है जहां कोई ज्ञात खनिज नहीं है। ऐसा कौन सा देश है जहां पर अभी तक कोई ज्ञात खनिज है वो नहीं है? तो आपका आंसर होना चाहिए स्विट्जरलैंड। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो नॉर्वे रहेगा। देखो विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो आपका रहेगा आंसर नॉर्वे रहेगा। विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा कहां पर है? तो स्कॉटलैंड में है। सौर ऊर्जा से संचालित बस अड्डा कहें, पवन चालित बस अड्डा कहें, तो आपका आंसर रहेगा स्कॉटलैंड के अंदर है। जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश विश्व का प्रथम, तो आपका नॉर्वे रहेगा। और ऐसा कौन सा देश है जहां पर अभी तक कोई ज्ञात खनिज प्राप्त नहीं हुआ है? तो आपका स्विट्जरलैंड रहेगा। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश है प्रागवे, नॉर्वे, ब्राजील व चीन है। जल विद्युत के अग्रणी देश कौन से हैं? प्रागवे है, नॉर्वे है, ब्राजील है और चाइना है। भारत के जल विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं? तो भाखड़ा था, नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं ये जल विद्युत से संबंधित है। वैसे तो ये बहुउद्देशीय है परंतु जल विद्युत तो यहाँ पर है वो उत्पादित की जाती है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय है वो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। परमाणु ऊर्जा है, ये परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका रहेगा आंसर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और फिर रहेगा यूरोप। भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र
तो कल्पकम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर कोटा, नरोरा यूपी और केगा कर्नाटक है वो भारत में परमाणु ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक केंद्र है। कौन से? कल्पकम है वो तमिलनाडु में, तारापुर है महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर है वो कोटा में, नरोरा यूपी में और केगा है वो कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में है। उसके बाद आगे आता है यूरेनियम के भंडार है वो राजस्थान और झारखंड में है। थोरियम परमाणु ऊर्जा है, यूरेनियम भी परमाणु ऊर्जा है और थोरियम भी परमाणु ऊर्जा है। तो इसके विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है थोरियम। फिर आपका भूतापीय ऊर्जा, तो यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। भारत में संयंत्र कौन सा है, कहाँ पर है भूतापीय ऊर्जा का? तो मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश और पूगा घाटी लद्दाख के अंदर है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन है वो कहाँ पर है? तो फ्रांस में है। बायोगैस जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदलना क्या कहलाता है? बायोगैस कहलाता है। मतलब जो भी अपशिष्ट होते हैं या गोबर होती है, इनसे जो इनको है गैस ईंधन के अंदर है वो तब्दील कर देना, बदल देना है, वो बायोगैस कहलाता है। आगे बात करें, जो बात करेंगे वो है कृषि, ठीक है ना। कृषि से संबंधित है आपकी क्लास 8 एनसीईआरटी है, उसके अंदर क्या दे रखा है वो टोटल देखेंगे। फिर है पहला यहाँ पर आपको फैक्ट देखने को मिलता है वो है खेती, सॉरी एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर को हिंदी में कहते हैं खेती, ठीक है ना। ये एग्रीकल्चर क्या होती है? तो मृदा की जुताई, फसलों को उगाना व पशुपालन का विज्ञान या कला क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर कहलाती है। फिर आती है एक सेरीकल्चर। ये देखो कृषि के प्रकार हैं। सेरीकल्चर क्या है? तो रेशम उत्पादन है, ये क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक जो पालन किया जाता है उसे ही सेरीकल्चर कहते हैं। एक नाम आता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन को क्या कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में? तो पिसीकल्चर कहते हैं। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछली का पालन किया जाता है, उसे पिसीकल्चर कहा जाता है। आगे है वो विटिकल्चर है। विटिकल्चर क्या होता है? तो द्राक्षा कृषि, द्राक्षा कृषि है, अर्थात अंगूरों की जो खेती होती है ना, उसे विटिकल्चर कहते हैं। अगला जो शब्द है वो हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फलों और फूलों को उगाना क्या कहलाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। आगे है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि से आप समझते होंगे सभी, ऐसी कृषि जो कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। मतलब जीवन के निर्वाह के लिए जो खेती की जाती है उसे निर्वाह खेती कहते हैं। निर्वाह कृषि भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है गहन निर्वाह और एक होती है आदिम निर्वाह। गहन निर्वाह वो होगी एक छोटे भूखंड में साधारण औजारों और अधिक श्रम से जो खेती की जाती है। औजार तो उसमें साधारण होंगे परंतु उसमें श्रम है वो अधिक लगाकर छोटे भूखंड में जो खेती की जाती है जीवन यापन के लिए, उसे गहन कहते हैं। फिर आदि में स्थानांतरित कृषि व जलवासी पशुचारण है, वो क्या कहलाती है? आपकी आदिम कहलाती है। उसके बाद में है आपकी आती है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि कर्तन एवं देहन कृषि भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप, इसको एग्जाम में ज्यादातर इसी के बारे में पूछा जाता है। विश्व के विभिन्न भागों के नाम देखो। ये जो स्थानांतरित कृषि है जिसे देहन एवं कर्तन एवं देहन कृषि भी कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर इसे जुमिंग कहते हैं, मेक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है और मलेशिया में इसे लदांग के नाम से जाना जाता है। तो ये चारों नाम हैं, आप देख लें, क्योंकि क्लास 8 की एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, वैसे नाम ज्यादा होते हैं। फिर अगला है वो रोपण कृषि है। तो वाणिज्यिक कृषि का एक ये प्रकार है, मतलब वाणिज्यिक कृषि व्यापारिक कृषि है और इसके अंदर चाय, केवा, काजू, रबर, केला
या कपास की जो एकल फसल है वो उगाई जाती है। तो ये सभी व्यापारिक कृषि हैं और इसे रोपण कृषि कहा जाता है। ऐसा आ सकता है कि निम्न में से रोपण कृषि से संबंधित फसल नहीं है, तो आप इनके अलावा जो आती है वो नहीं में करोगे। फिर बात करते हैं अपन मुख्य फसलें वो कौन कौन सी है उसके बारे में। चावल, चावल के बारे में है कि विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ऐसा आ सकता है कि विश्व की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो चावल है। उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा इसके लिए अनिवार्य है। इसमें जो मिट्टी की जरूरत होती है वो चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता रहती है। चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। और यदि अन्य की बात करें तो भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र जो देश है वो भी चावल के बड़े उत्पादक देश माने जाते हैं। पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश में वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। देखो चावल की कृषि है वो पश्चिमी बंगाल और जो बांग्लादेश है यहाँ पर है एक वर्ष में 3 फसलें है उगाते हैं। इनके अलग अलग नाम होते हैं। गेहूं, मध्यम तापमान एवं वर्षा, शस्य कर्तन अर्थात फसल की जो कटाई है उसके समय इनकी क्या चाहिए, मध्य तो तापमान चाहिए और वर्षा है वो फसल के जो अपन उगाते हैं उस टाइम अनिवार्य है। और कटाई के समय है इसमें तेज धूप की आवश्यकता रहती है। मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी के अंदर गेहूं है वो उत्पादित होते हैं। भारत में ये शीत ऋतु में बोया जाता है। शीत ऋतु कहें तो ये रबी की फसल है। फिर है मिलेट अर्थात जो बाजरा होता है वो कम उपजाऊ हुए बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। मुख्य उत्पादक जो है वो नाइजीरिया, चीन, नाइजर और भारत है। आगे बात करें अपन एक मिनट, तो बात आती है मक्का की। मक्का है वो मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की इसमें आवश्यकता रहती है। मुख्य उत्पादक है उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको है। इसे कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंग्लिश वर्ड है कॉर्न, और कॉर्न मिस मक्का ही होता है। फिर है कपास, उच्च तापमान और हल्की वर्षा इसमें जरूरी है। 200 से 210 पाला रहित दिनों की जरूरत है इसमें। देखो कपास के लिए जो पाला है वो एक दुश्मन का कार्य करता है, इसलिए 200 से लेके 210 दिन तक, मतलब 200 प्लस दिन है, इसके लिए पाला रहित होने जरूरी है। तेज चमकीली धूप की आवश्यकता रहती है। इसमें जो मिट्टी है कपास के लिए वो काली व जलोढ़ मृदा उपयुक्त रहती है। मुख्य उत्पादक चीन, यूएसए, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र है। आगे बात करते हैं अपन पटसन की। तो पटसन में उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता रहती है। इसमें मृदा है वो जलोढ़ मृदा की आवश्यकता रहती है। इन्हें सुनहरा रेशा भी कहते हैं, अर्थात ने छोड़ा था सनराइज उद्योग किसे कहते हैं। देखो जो भी सेवा क्षेत्र के उद्योग है उन सभी को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक अपने बात कर ली थी। आज जो बात करेंगे वो करेंगे देखो इनसे आगे की। इनसे आगे क्या दे रखा है, इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसे कहते हैं, तो इस्पात को कहते हैं। किसे कहते हैं, इस्पात को कहते हैं, स्टील को कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आप जरूर ध्यान रखोगे। फिर आपको ये जो नाम मिल रहा है टिस्को, ठीक है, टिस्को ये कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो नाम है, इनका कंप्लीट नाम है, पूरा नाम है, फुल फॉर्म है इसकी। टिस्को के बारे में क्या दे रखा है इस बुक के अंदर कि झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकाई, यहाँ पर ये दोनों नाम जरूर याद रखें। एक तो स्वर्ण रेखा नदी है और एक खरकाई नदी है। इन नदियों के संगम के समीप
साक्षी अर्थात वर्तमान में जिसका नाम जमशेदपुर है, उसमें सन 1907 में इनकी शुरुआत की गई थी। टिस्को की शुरुआत है कहाँ की गई? झारखंड के जमशेदपुर वर्तमान में है, उस समय उनका नाम हुआ करता था साक्षी। 1907 के अंदर है इनकी स्थापना की जाती है। और कहाँ की जाती है? स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर। अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि टिस्को जो है, टिस्को को पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी दोनों से होती है। स्थापना के समय निजी क्षेत्र का था। देखो, स्थापना जब की गई इनकी उस समय ये निजी क्षेत्र का था, परंतु वर्तमान में अब है स्वामित्व सरकार का है। अब वर्तमान में ये किसके क्षेत्र अधीन है? ये सरकार के अधीन है। आजादी के पूर्व का एकमात्र इस्पात कारखाना कौन सा है? तो ये टिस्को ही है। ठीक है। उसके बाद में नाम आता है पिट्सबर्ग का। पिट्सबर्ग जो है उसमें एक देखो फैक्ट दे रखा था, तो मैंने यहाँ पर ये उठाया है। यूएसए का महत्वपूर्ण इस्पात नगर कौन सा है? पिट्सबर्ग है। यूएसए अर्थात अमेरिका। यहाँ लोहे एशक मिनीसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। यहाँ लोहे कहाँ से प्राप्त होता है? कि मिनीसोटा की जो लोहे की खाने हैं वहां से प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिले हैं। देखो, यहाँ क्यों जरूरी है लेना कि पिट्सबर्ग फेमस किसके लिए था? इस्पात नगर के लिए था, परंतु वर्तमान में यहाँ पर इस्पात की मिलें बिल्कुल कम है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला, ये क्षेत्र है मोनोगहेला और एल्गनी नदी है, उनकी घाटियों में चला गया है। और पिट्सबर्ग के नीचे ओयो नदी के सहारे ये चला गया है। जहाँ पिट्सबर्ग था उनसे ऊपर की तरफ है इस्पात संयंत्र है और नीचे की तरफ इस्पात संयंत्र है। यहाँ पर इस्पात है वो अब संयंत्र कम हो गया है। इसके आगे क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। देखो, देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में तथा स्थापित हुआ था। देखो, देश का प्रथम वस्त्र उद्योग है कहां पर स्थापित हुआ होता है? प्रथम वस्त्र उद्योग की बात करें तो कोलकाता में 1818 में कहां पर? फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित होता है। लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया। ठीक है ना, कुछ समय बाद में ये फोर्ट ग्लेस्टर वाला है वो बंद हो गया। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल है वो कहाँ स्थापित होती है? मुंबई में होती है। 1854 में स्थापित की जाती है। तो ये फैक्ट है, आपको जरूर याद रखना है। पहली यंत्रीकृत वस्त्र मिल है, सफल मिल है, ऐसा आ जाए कि पहली सफल वस्त्र मिल है कहाँ स्थापित होती है, तब आपको बताना है मुंबई में 1854 में स्थापित होती है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 ईस्वी में यहाँ पहली सूती मिल है स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 1859 के अंदर अहमदाबाद में। और कौन सी नदी के किनारे? साबरमती की नदी के किनारे। इसे अहमदाबाद जो है इसको भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। फिर देखो, ओसाका जो है जापान का है, जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ओसाका को कहते हैं। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 है। कितना है? 382। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 51 ही है। देखो, औसत एवरेज कहें तो 51 है। ठीक है, नहीं तो भारत का कितना है? 382 है। प्राकृतिक वृद्धि दर, एक देश के जन्म दर व मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसे प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जैसे कि जन्म तो हो जाता है 100 का, मृत्यु होती है वो मान लेते हैं 80 की, तो वास्तविक या प्राकृतिक जो वृद्धि दर है वो कितनी रहती है? आपकी 20 रहती है। ठीक है। आप्रवास क्या कहलाता है? जब व्यक्ति देश में आता है तो उसे आप्रवास कहते हैं। जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। तो ये थी एनसीईआरटी क्लास 8 की कंप्लीट भूगोल। एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी है उसको अपने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे जो करूंगा वो 9th की जो ज्योग्राफी है उसको
देखूंगा। उसके बाद में 8th की जो आपकी हिस्ट्री है उसको भी देखेंगे। टोटल बुक्स है आपके पास में लेके आऊंगा मैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।